नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप शेयर बाजार की तरफ मत देखिए, आप बजट की तरफ देखिए, जिसे सुनने में आपने 2 घंटे लगाए हैं। कुछ तो पता चला होगा कि क्या हुआ है। प्रेम रोग का एक गाना याद दिलाना चाहता हूँ, ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना हमें पता। आज का बजट था या कुछ और था, ये कम से कम मुझे पता नहीं चला। आज के बजट से ये पता चला कि इस वक्त देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, यह अमृतकाल अगले 25 साल तक चलेगा। जब भारत की आज़ादी 100 साल की हो जाएगी, कहानियां ऐसे बनाई जाती हैं, मुहावरे ऐसे गढ़े जाते हैं। अमृतकाल चल रहा है। 80% लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन चल रहा है अमृतकाल। जब अमृतकाल चल ही रहा है तो फिर हम सब अपने आप को अजर अमर घोषित कर दें। बजट की जरूरत ही क्या है, कोई टेंशन ही ना रहे। इस साल के बजट को एक ऐसे कालखंड के हवाले कर दिया गया जिसका हिसाब करना हो, पूछना हो, तो आपको 25 साल इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आप आज 25 साल के हैं तो 50 साल के होने का इंतजार कीजिए, और 50 साल के हैं तो 75 साल के होने का इंतजार कीजिए। 25 साल का विजन लॉन्च हुआ है इस बजट में 2015 में, और उसके अगले कुछ सालों में 2022 को लेकर भी इसी तरह के कई टारगेट लॉन्च हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा कसूर 2022 का है, क्योंकि 2022 जल्दी आ गया, इसलिए सब इस बार 25 साल का विजन पेश कर दिया गया है। मगर सरकार ने 2022 के बजट में 2022 के 4 बड़े टारगेट का जिक्र नहीं किया। हुआ कि नहीं हुआ, बताया नहीं ढंग से हिसाब। इस साल किसानों की आय 2 गुनी होनी थी, जिक्र ही नहीं, हमें तो नहीं सुनाई दिया। शहर और गांव में 6 करोड़ मकान बन जाने थे, लेकिन 80 लाख मकान बनाने का टारगेट दिया गया है इस साल। पीएम कुसुम योजना के तहत 17 से 20 लाख सोलर पंप दिए जाने थे। इस साल के अंत तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन जाने थे। मगर इन सब की रिपोर्ट बताती है कि टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। दाग का एक शेर है, दाग साहब बड़े शायर थे, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? यही हाल आपका होगा 25 साल बाद। 25 साल का विजन पेश किया गया है। 5 साल में दुनिया पूरी बदल जा रही है, लेकिन 25 साल का विजन पेश किया गया, और इस विजन में पता नहीं है कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहां गए, स्किल इंडिया सेंटर कहां चलेगा, ये पता नहीं है। आज और कल का संभल नहीं रहा है। विजन दिखाया जा रहा है 25 साल का, ताकि सुनने में कुछ धार्मिक पारंपरिक जैसा लगे कि अमृतकाल चल रहा है। यह अमृतकाल क्या होता है? इस अमृतकाल में 80% जनता गरीबी में गुजर बसर कर रही है। कुछ ना कुछ एक नई नामावली लेकर आ जाना है ताकि वो हेडलाइन बन जाए। अमृतकाल चल रहा है, किस सेंस से अमृतकाल चल रहा है? फिर अगले 100 साल के लिए क्यों? भारत की आजादी क्या 200 साल की नहीं बनेगी? तो 200 साल के भी आप अमृतकाल घोषित कर दीजिए। तो इसी तरह के मुहावरों में 1 प्रोडक्ट 1 नेशन, किसान रेल चलाई गई थी कि किसान अपने उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। इसका कोई हिसाब नहीं है कि उस किसान रेल चलाने से 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन का क्या हुआ, लेकिन वो लाइन ठीक लगती है, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन। तो जब काल ने अपना नाम अमृत कर लिया, तो हम इस बजट पर कैसे बात करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ प्रवीण झा हैं, एम.के. वेणु साहब हैं। टैक्स को लेकर जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो अब अमृतकाल में है, इसलिए अब इसे दुखी ना हो, क्योंकि अमृतकाल में है तो टैक्स में छूट मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। अमृतकाल चल रहा है, 25 साल तक अमृतकाल चलेगा। यह अमृत महोत्सव चल रहा है तो अमृतकाल चल रहा है इस देश में, और अमृत जैसी कोई बात नहीं हो रही है, अमृत जैसा कोई जीवन नहीं है, लेकिन चल रहा है अमृतकाल। क्योंकि किसी धार्मिक किताब में, किसी पंचांग में कालखंडों के नाम इसी तरह के दिए जाते हैं, तो लगा दो जिससे लगे कि कोई बड़ा भारी धार्मिक आयोजन हो रहा है। अमृतकाल चल रहा है। लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी? यहां कह दिया गया कि 60 लाख रोजगार पैदा करेंगे, और संसद में सरकार जब पूछा जाता है तो कहती है कि सरकार टारगेट नहीं फिक्स करती है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ने जवाब दिया कि हम रोजगार का कोई डेटा फिक्स नहीं करते। लेकिन ये अमृतकाल चल रहा है, तो हम अगरबत्ती तो यहां नहीं जला सकते हैं, लेकिन अपने गेस्ट से पूछना चाहते हैं कि इस अमृतकाल के बजट में उन्होंने क्या क्या अमृत देखा है। पहले प्रवीण झा बता दें, फिर एम.के. वेणु बता दें। रवीश जी, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या,
तो क्या करना है जगत में, जो उसकी वास्तविकता है उसमें उलझ के क्या कीजिएगा, क्या बताया जाए। मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि बजट का इतना डिवैल्यूएशन एक के बाद एक पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं, वो चलता ही चला जा रहा है, समझ ही में नहीं आता है। आप देखिए किसी भी सेक्टर को लेके, चाहे इकोनॉमी प्रधान सेक्टर्स हो, जिनको हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं, चाहे सोशल सेक्टर्स कहते हैं, किसी को भी आप देख लीजिए, उस पे जो एक पब्लिक फाइनेंस से जुड़ी हुई ठोस बातें होनी चाहिए, दुर्भाग्य से सब एब्सेंट हैं। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम एक कोई कहें कि हम एसेस कर रहे हैं बजट को। सीधी सी बात यह है कि कई सारी प्रोसेसेस, कई सारी घोषणाएं सप्लाई साइड को लेके जो कुछ चीजें करने की मंशा है, वो सब तो स्पष्ट है, वो हो ही रही है कई सालों से, उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके साथ साथ जो डिजिटाइजेशन वाला जो एक पूरा एम्फेसिस है, वो भी बहुत स्पष्ट होके आ रहा है। शायद देश वर्चुअल देश हो जाएगा रियल की बजाय, धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हैं। मतलब मुझे तो आप अगर ठोस चीजों को देखें, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो कहा गया है वो भी उसी दिशा में जो हम देखते रहे, लेकिन कुछ तो आंकड़े दिए जाने चाहिए कि हमारी उपलब्धि क्या रही है, और उसको हम इस एलोकेशन से, इस खर्चे से और कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए ठोस गणित क्या है। इस सब का तो अभाव है रवि जी इसमें, और मैं और क्या कर सकता हूं इसमें। तो समझ में नहीं आता है कि इसका एक आकलन करने के लिए भी कुछ तो आधार देना चाहिए था। नामावली रख दी जा रही है, नामकरण किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है आज बजट का मुंडन है। आज हम घाट पर बैठ के बजट का मुंडन कर रहे हैं। जो आपने डिवैल्यूएशन कहा कि इसमें जो वित्तीय जानकारियां होनी चाहिए जिससे एक अंदाजा मिले कि क्या हुआ, उसकी जगह अमृतकाल चल रहा है। जी बहुत ही 100 साल भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे तो अमृतकाल चल रहा है, तो अगले 1000 साल के लिए अमृतकाल घोषित कर दिया जाए, बजट को बंद कर दिया जाए। फिर वेणु, हम ये जानना चाहते हैं कि यहां कहा गया अमृतकाल में कि इस एक साल में 22 और 23 के साल में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में देखिए तो कहा गया कि 26,700 किलोमीटर हाईवे का एसेट मोनेटाइजेशन होगा, जिसे सरल हिंदी में कहें तो बेच देंगे। नितिन गडकरी का बयान है कि अगले 3 साल में नेशनल हाईवे के टोल से हम 1,40,000 करोड़ कमाने का टारगेट रखते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, पीएम गति शक्ति है, ये क्या एक नया नाम रखा गया है जो 2019 के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से 100 लाख करोड़ के बजट की बात कही थी, और 2021 तक के बजट में ये 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन यहां पर खर्चा का पैसा नहीं बताया जाता है, 25,000, और हर चीज में पीपीपी मॉडल समझ में नहीं आता है कि ये पीपीपी मॉडल में पब्लिक का कितना है, प्राइवेट का कितना है। तो हम क्या इस मेगा जो इस वजह एक थ्रस्ट दिखाया गया है पीएम गति शक्ति के रूप में, आपको कोई तस्वीर नजर आती है? देखिए रवीश, पहली बात तो जो अमृतकाल की आपने बात करी, अमृतकाल को छोड़िए, अगर आप मोदी जी के कार्यकाल, बीजेपी के जो अभी जो पूरे हुए 7 साल, 7.5 साल, इनके कार्यकाल को अगर आप देखें तो सारे आंकड़े जो आप कुछ भी ले लीजिए, आप निजी निवेश ले लीजिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ले लीजिए, और या आप और भी जो पैरामीटर्स हैं, आप ये सारे जो पैरामीटर्स आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देंगी। तो इस कार्यकाल में मेरा ये मानना है रवि जी, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अब मोदी जी का एक ही बजट बाकी रह गया, पूरा बजट, वो अगले साल का। उसके बाद तो इलेक्शन ईयर आ जाएगा, तो 2024 में तो पूरा बजट पेश होगा नहीं। अभी पिछले मैंने देखा कि करीब 6-8 महीनों में इनको, इस सरकार को एक बड़ी चिंता ये हो रही है कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या कहा जाएगा। इनके 10 साल में अगर पूरे अर्थव्यवस्था में अगर सबसे कम उत्पादन हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ है, तो ये तो बहुत बहुत ही
सबसे खराब लेगेसी मोदी जी को लेके चलना पड़ेगा। तो इसको कवर करने के लिए ये अमृतकाल, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। और रवि जी, आपने शुरू में बोला अपने जो इंट्रोडक्शन में, जो पहले जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट थे उसका क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज कहा करते थे, मगर इस बजट में क्या बोला है कि एक कमिटी बनाएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग की कमिटी, मतलब स्मार्ट सिटी जो प्रॉमिस किया था उसको हटा के अब अर्बन प्लानिंग की कमिटी बना दी है। अच्छा, गति शक्ति की बात हुई है। अब इनके पास रवीश एक रास्ता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का इकोनॉमी में। कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में सबसे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। तो जहां 36% जीडीपी का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ करता था इकोनॉमी का, वो आज 30% आके गिरा है, 6% गिरा है। अब इसको बढ़ाने के लिए निजी निवेश तो हो नहीं रहा, तो अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा प्लान बता दिया है, जो गति शक्ति जिसको कह रहे थे। उस पे इन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ साल का इनको चाहिए, 100 लाख करोड़ जैसे आपने बताया 5 साल में। तो आज बजट में इन्होंने क्या बोला कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर शायद 10 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये बताया। 7 लाख करोड़, 7.25 लाख करोड़ आज बजट में बोला है, और उसमें स्टेट्स मेरे ख्याल 3-4 लाख करोड़ डालेंगी। अगर उसके बावजूद 20 लाख करोड़ का आउटले चाहिए एलोकेशन, मगर अभी सेंटर और स्टेट मिला लो तो 11-12 लाख करोड़ से ज्यादा है नहीं। बाकी 8 लाख करोड़ कहां से आएंगे? इसका, जैसे आपने बोला, इसका कोई बजट में कोई इसका खुलासा नहीं है कि भाई प्राइवेट सेक्टर करेगा या और कौन करेगा, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो बना रहे फाइनेंसिंग वहां से आएगी, या दुनिया से जो बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करेगी सरकार। ग्लोबल सॉवरेन फंड्स जो हैं बड़े बड़े, जो और सरकारें, जापान की सरकार, यूएई की सरकार, ये बड़ा दावा करते थे कि जापान और यूएई हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट करेंगे, 40, 50, 60 बिलियन डॉलर 5 साल में लाएंगे जापान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनका जो सॉवरेन फंड। मगर ये सब कहा करते थे पहले, मगर इन चीजों का भी कोई अपडेट नहीं है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है। बस मेरा एक ही सवाल है, निजी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां से आ रहा है, ये मुझे बता देना। कि ये कहां से आ रहा है। और एक और चीज है, अब देखिए वो नामकरण कर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, लगाइए भूत भभूत धूप अगरबत्ती जलाइए और कहिए कि अमृतकाल चल रहा है। लेकिन नौजवानों की नौकरी के हिसाब से देख लीजिए, जो लोग नौकरी में हैं उनकी सैलरी के हिसाब से देख लीजिए, 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त अनाज योजना पर आश्रित थे। इतनी गरीबी है इस देश में, एक तरह से अर्थव्यवस्था का यह विषकाल चल रहा है, और बजट में कहा जाता है कि अमृतकाल चल रहा है। मतलब जहर को भी, विष को भी आप अमृत बना दें, ये खूबी सिर्फ आप ही के पास है, क्योंकि कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। एक बड़ी घोषणा कर दी गई कि ई विद्या स्कीम लॉन्च होने वाली है। 200 अलग अलग भाषाओं में टेलीविजन चैनल बनेंगे, जिनसे जो छात्रों का, गरीब छात्रों का नुकसान हुआ है, उससे उनकी पढ़ाई होगी। धन्यवाद, 2 साल बाद उनकी पढ़ाई का ध्यान आया है। 2 साल गुजर गए। आप यूनिसेफ की रिपोर्ट को पढ़िए, क्या इन गरीब घरों के लड़कों के पास, जिनके पास 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10.5 करोड़ लोग, 50 करोड़ अगर संख्या देखें, तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, मतलब वो किसके पास है? जिसके पास है उसके पास पक्का घर नहीं है, फोन नहीं है और फ्रिज नहीं है, 10,000 रुपए मासिक की कमाई नहीं है, तो उसके पास टीवी का सेट कहां से आएगा? और उस टीवी सेट में किस चैनल से वो पढ़ाई करेगा? तो ये एक पीएम ई विद्या, पीएम गति शक्ति, इस तरह की योजनाएं यहां पर लॉन्च कर दी गई है। रवि साहब, आपने सुबह बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से देश की जनता ने 6-7 महीने तक और अभी तक पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्कों के बहाने मजबूरी में 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदकर सरकार को दिया कि उसके पास पैसा नहीं है, और उम्मीद थी कि हेल्थ सेक्टर के बहाने से या इनकम टैक्स के बहाने से कुछ करों में रियायत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि वो रियायत काफी है? यहां लोग पेंशन, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं, वहां एनपीएस में 14% ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की बात कही गई है। तो ये टैक्स के हवाले से क्या आप कोई तस्वीर समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि फाइनली हुआ क्या? क्या वो अमृतकाल में है, जहां अब उनसे सारे पैसे भी ले लिए जाएं तो भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा
क्योंकि अमृत काल चल रहा है। आप टीवी देखते हुए भभूत धूप अगरबत्ती सब जला कर रखें, क्योंकि अमृत काल चल रहा है। रवि साहब। रवीश जी, अगर आप टैक्स की तरफ से देखें तो थोड़ी निराशाजनक बात रही है, क्योंकि बहुत विस्तार में टैक्स के प्रावधानों पे चर्चा नहीं हुई है बजट में, जो कि हर साल नॉर्मली होती है। बट जो 3-4 इसमें से अभी नोटिस करने वाली चीजें हैं, एक जो वर्चुअल डिजिटल टैक्स पे, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जो टैक्स अब नया लगेगा, नया टैक्स 30% का आने वाला है, ये कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन करेंसी जो बहुत आजकल चर्चा में भी है, वो उस पे एक सीधा काफी टाइम से एक एक्सपेक्टेशन थी कि उस पे कुछ रूल्स या टैक्स आएंगे। तो वो एक टैक्स नया, अब वो हमें डिटेल में जो रिटन बिल होगा उसको पढ़ के देखना होगा किस तरीके के प्रावधान उसमें लगाए जाएंगे। बट एक वो नया टैक्स देखने को मिला है। उसके अलावा एक जो उम्मीद की जा रही थी कि सामान्य मध्यम वर्गीय नौकरीशुदा या जो खुद से अपने बिजनेस में है उनके लिए कुछ प्रावधान लाए जाएंगे, वो उस पर उन्होंने कुछ अपने स्पीच में तो कहा नहीं है। तो अब एक बार रिटन प्रिंट पे भी देखना चाहिए कि उसमें कुछ आया है कि नहीं। बट अगर अब टैक्स की तरफ से आप देखें तो ज्यादातर नए टैक्सों की बात हुई है, और अगर आप वो भी देखें कि आप 2 साल के बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, कुछ अगर आप भूल गए हैं और आप सरकार को बताना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा टैक्स देकर उस पर भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं एक जिनसे टैक्स ऑलरेडी आ रहा है उन पे और सख्ती बरतने की एक तैयारी हो रही है मेरे हिसाब से, ना कि रियायत दी जा रही है। तो जिनसे जो टैक्स आ रहा है उनसे और वसूलिए, और जिनसे और बस इस तरीके से चलता रहेगा। तो कुल मिला के टैक्स की तरफ से अभी तक स्पीच के हिसाब से तो बहुत ही निराशाजनक मामला रहा है। रवीश, प्रवीण झा जी, आप जी। हाँ बेटा जी। हाँ रवीश, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप जैसे एक फिलॉसफी होती है। अब आपको याद होगा मोदी जी जब आए थे तो उनकी फिलॉसफी क्या थी, इकोनॉमिक फिलॉसफी, कि हम इसके बजाय कांग्रेस की आलोचना करते हुए कि ये कहा गया कि मनरेगा जो है ये कांग्रेस की एक फेलियर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, मॉन्यूमेंट ऑफ कांग्रेस फेलियर, कि ये लोगों को डोल पे रखे हैं, ये डोल इकोनॉमिक्स पे हम विश्वास नहीं रखते। मोदी जी ने कहा था हम एम्पावर करना चाहते हैं लोगों को, जो लोग नौकरी लें और नौकरी दें औरों को। आज स्थिति क्या है? 7, 7.5, 8 साल, 10 साल होने को पूरे आ रहे हैं, 2 साल में हो जाएंगे। सारा मोदी जी का सारा जो एलोकेशन है, डोल दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री, उसको कहा जा रहा है अन्न उत्सव, कि उसको कहा जा रहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यूपी में तो कह रहे हैं कि हम एम्पावर कर रहे हैं। यूपी के मिनिस्टर ये कह रहे थे, अभी इलेक्शन है यूपी में, कि हम लोगों को अन्न दे रहे हैं फ्री में, और उनको एम्पावर कर रहे हैं। ये कैसे एम्पावरमेंट हुआ? जो बेचारा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है और उसको अन्न खरीदने के पैसे नहीं है, उसको आप एम्पावर कर रहे हो और अन्न उत्सव की बात कर रहे हो। तो ये जो स्लोगन है ये कि अन्न उत्सव, जैसे आपने कहा अमृत काल, ये कब तक ये स्लोगन से चलाते रहेंगे इस देश को, समझ में नहीं आया मुझे। प्रवीण झा जी, मेरा सवाल ये था कि आपने एक बात कही कि आप हर साल आते हैं, बजट के चर्चाओं में आप हिस्सा लेते हैं। आपने बजट का ऐसा डिवेल्युएशन नहीं देखा, जिसको मैंने हिंदी में कह दिया कि बजट का मुंडन ही करा दिया गया, अब इसके सर पे बाल भी नहीं बचे हैं। और ये दरअसल अर्थव्यवस्था का जो विषकाल चल रहा है वो उसका नाम अमृत काल दिया गया है। तो ठीक है, हेडलाइनों से भरमा लिया जाए, भरमाया जाता रहेगा, पर क्या आप कुछ हमारे दर्शकों को ये मदद कर सकते हैं समझने में कि किस तरह से साल दर साल ये बजट का मुंडन कर दिया गया, डिवेल्युएशन कर दिया, और इस बजट से जो जानकारी आपको पहले मिला करती थी वो अब नहीं मिला करती है? मैं उस पे आऊं उसके पहले, ये अनब्लेंडेड फ्यूल पे एडिशनल एक्साइज 2 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अभी आप टैक्स की बात कर रहे थे ना, तो ये जो एक बहुत आसान रास्ता लगातार चलता रहा है कि आप जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं इनसे पैसा उगाते रहिए। पिछले 5-6 वर्षों में बार बार कहा जाता है कि 20 लाख करोड़ के आसपास जो है आपने इससे उगाया है।
तो उसमें एक छोटी सी खबर मैं आपसे सिर्फ शेयर करना चाहता था। ये अनब्लेंडेड फ्यूल पे 2 रुपए से एडिशनल एक्साइज, जो रेट था वो एडिशनल उसको बढ़ा दिया गया। आपके सवाल पे आता हूँ। ये पहले इतना सीरियस मामला हुआ करता था बजट, जिसमें कि आप जो है, पहली बात तो यह था कि उस वर्ष पे सिर्फ ध्यान देते थे, उसका बहुत बढ़िया लेखा जोखा करते थे, किस सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर, किस में क्या आपकी प्रगति रही है, उसके हिसाब से जो है आप पिछले साल का पूरा वर्णन पेश करते थे कि हमने इसमें ये कहा था और हमने ये अचीव किया, इस वर्ष में हम ये कह रहे हैं और हमारी संभावनाएं ये है। तो ये जो आपने देखा कि पंचवर्षीय हो जाना बजट का, ये कुछ वर्ष पहले शुरू हुआ और अब तो पंचवर्षीय को 5 से गुणा कर दिया गया। 25 साल हो गया। जी वही मैंने कहा, 5 से गुणा कर दिया गया। एक तो ये है इस तरीके का जो डिवैल्यूएशन की बात मैं कर रहा था। दूसरा, जो भी कंटेंट के हिसाब से, मतलब कहीं से तो हम इसको थोड़ा सीरियसली लें। जैसा आप कह रहे थे कि इतनी सारी योजनाएं आपने पिछले वर्ष बताई, तो कुछ तो बता देते कि उसमें क्या उपलब्धि हुई, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। वेणु ने उसी बात को और मजबूत किया। तो ये सब जो एक प्रवीण जी, आपने जो एक जी हाँ। जी नहीं, मैं सब कर रहा हूँ जो है आपने जो खबर जाए, जी पूरी कर ले बात अपनी। हाँ जी मैं सिर्फ यही कह रहा था, अगर ये भ्रम जाल बन जाए और उसके साथ साथ एक माया जाल बन जाए, मोह जाल बन जाए, जो आपके जो बहुत सारे समर्थक हैं उनको लगे कि नहीं साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, वो जो धार्मिक प्रतिमान है उसका आप इस्तेमाल करने लगते हैं, और हम जानते हैं कि उसके पीछे भी क्या कारण है। मैं विस्तार में उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, आप बहुत मुझसे बेहतर आप समझते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने अभी बताया जी कि आपने अभी बताया कि अनब्लेंडेड जो पेट्रोल है उस पर 2 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब भारत में 50% पेट्रोल जो है वो अनब्लेंडेड बिकती है, जो मतलब प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल नहीं होता है। तो क्या अब ये माना जाए कि आम जनता के लिए जो पेट्रोल है फिर से 2 रुपया महंगा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है ये कि आप अभी ये जो है, अच्छा देखिए ये बात भी गौर देने लायक है कि बजट भाषण में इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे कुछ साथी देख रहे हैं, वो जो टेक्स्ट जो है उसको देख के मुझे किसी ने भी बताया कि इसमें ये प्रावधान जो है ये है, तो उसी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। तो इस तरह की और भी कई सारी चीजें होंगी। जो ये क्रिप्टो करेंसी वाला है, इससे कितना होगा, उस पर टैक्सेशन से कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब तो और बातें हैं जो रवि शायद उस पर ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं हमें। लेकिन मिला जुला के जो होना चाहिए ना कि भाई आप एक बहुत बढ़िया खाका पहले तो दे दें, आपकी आय क्या होगी और आपका खर्च क्या होगा, इसको सबसे पहले बताएं, क्योंकि बजट का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होता है। बातें करना कि साहब वो गेमिंग करके जो है हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट इतना मतलब कॉमिक और गेमिंग बढ़ाने के लिए ITI में ट्रेनिंग दी जाएगी, ये कमाल है। ये स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री बगैर किसी सपोर्ट के ऐसे ही बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ नाम डालना था, नेशनल टास्क फोर्स जैसा कुछ। रवीश एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं आपको। हाँ रवीश, आपने पेट्रोल डीजल की बात करी, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा वीकनेस इस बजट में क्या है। वो वीकनेस ये है कि कल इकोनॉमिक सर्वे में भी सरकार ने ये दावा किया और आज बजट में भी दावा किया कि सरकार का रेवेन्यू काफी बढ़ गया है और अच्छा एक हेल्दी रेवेन्यू एक इस साल भी आने वाले वर्ष में भी होगा। उसमें वित्त मंत्री ने जीएसटी का एक जिक्र किया, जीएसटी का जनवरी का फिगर बताया। मगर रवि, सच्चाई ये है कि मेरे हिसाब से तकरीबन 25 से 30% इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है वो पूरा पेट्रोल डीजल से आ रहा है। और मैंने शायद आपका ध्यान भी उस तरफ मैंने किया, मैंने ट्वीट भी किया है
पिछले साल लोकसभा में इन्होंने एक आंसर दिया सरकार ने, आप ध्यान से उस आंसर को देखिए। वो मेरे ख्याल मई या जून लोकसभा में सत्र में आंसर किया और ये बताया कि उसके पहले जो 5 साल जो ऑयल, डीजल और पेट्रोल के जो सालाना जो रेवेन्यू है उसमें 300% बढ़ोतरी हुई है। जहां हर साल रवि 70,000 करोड़ पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार कमाती थी, वो 3 लाख करोड़ जो लोकसभा में जो आंसर दिया 2,94,000 करोड़, तकरीबन 3 लाख करोड़, 300% बढ़ोतरी। ये पिछले साल का था, मतलब पिछले 2000 मेरे ख्याल 20-19 उससे पहले उसमें और बढ़ोतरी हुई है। तो मैं कह रहा हूं रवीश कि अब ये पेट्रोल के दाम, ये कहा जा रहा है कि दुनिया में और कच्चे तेल के दाम बढ़ने वाले हैं और ये सब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि और 25-30 डॉलर और बढ़ सकता है अगले 6 महीने में। अगर वो बढ़ता है तो ये बजट में क्या करेंगे? ये टैक्स तो और बढ़ा नहीं सकते, और या तो फिर ये पेट्रोल के डीजल के दाम 130 रुपए पर लीटर कर दें, या तो फिर इनको टैक्स घटाना पड़ेगा, नहीं तो या तो टैक्स घटाएं या दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनके पॉलिटिकली इनको आके ये चुभेगा बहुत जोरों की, क्योंकि पेट्रोल पे जो और डीजल पे जो आपने ठीक ये अंतर खींचा है वेणु कि आर्थिक सर्वे के समय माहौल बनाया गया कि अर्थव्यवस्था एकदम से रिवाइव कर गई है, पैसे आ गए हैं, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, लेकिन चुनावी महीना भी चल रहा है, लेकिन उसे देखते हुए भी इस बजट में जनता की तरफ जाता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जनता की तरफ से आता हुआ ही इसमें दिखाई दे रहा है, और वो आत्मविश्वास दिख नहीं रहा है। तो वो जो पूरा एक ढोल बनाया गया था इकोनॉमी का, वो उस ढोल की चादर फट गई है। अब वो ठीक है कि आप हेडलाइन मैनेजमेंट से कल यूपी के अखबारों में कुछ भी छप जाए, लेकिन बात यह है कि रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे, अब 60 लाख रोजगार की बात करने लगे हैं। वो भी कब देंगे, कितने साल में देंगे, वो तो 25 साल के विजन का बजट है। अब ये कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा इस बजट में कि ये चीज तो हुआ नहीं, अब कहा जाएगा ये तो 25 साल के विजन का बजट पेश कर दिया गया। इस तरह की जादूगरी या चतुराई तो हमने कभी देखी नहीं है कि आप बजट को आप इस तरह से आप एक काल्पनिक साहित्य में बदल दें कि हम 25 साल का विजन पेश कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो रही थी 2024 या 25 तक, उसका अब कुछ पता नहीं है 2030 तक। अब वो सारा कुछ टारगेट लगता है कि जब 100 साल होगा भारत की आजादी का तभी इनसे पूछना है, उसके पहले अब पूछना नहीं है। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, यहां कुछ सुनाई दिया कि कृषि विश्वविद्यालयों को अपना सिलेबस बदलने की जरूरत है, वहां जो शिक्षकों के पद खाली हैं उसे भरने की जरूरत है या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। उन विश्वविद्यालयों को, देश के कृषि विश्वविद्यालयों की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती है। लेकिन एक बात कह दी गई जिससे लगे कि कुछ बड़ा सा होने वाला है, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप बन जाएगा, ये एक नया जुमला चल रहा है आजकल इन दिनों में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर भी ये 2022 का साल था किसानों की आमदनी दोगुनी होने का। किसानों का पीएम सम्मान निधि में भी पैसा नहीं बढ़ा। यह कहा जा रहा था कि शायद वोट को प्रभावित करने के लिए पैसा बढ़ सकता है, पर मुझे लगता है कि सरकार अब यह समझ गई है कि उन्हें 12,000 भी देंगे तो भी किसान जो हैं पैसे से अपने वोट को प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो आपने इस बजट में एग्रीकल्चर को देखा, कहां एग्रीकल्चर दिखा है, खेती कहां कहां दिखी है, और कहां कहां पहले के बजट की तुलना में देवेंद्र जी खेती इस बजट में दिखाई नहीं दी है? मैं भी रवीश जी बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे नजर आए कि भाई एग्रीकल्चर और फार्मर्स की बात कहां हो रही है। बल्कि जब बजट पेश होना शुरू हुआ तो काफी देर तक मैं इंतजार करता रहा, शायद एग्रीकल्चर का हेड अलग होगा और उसमें वित्त मंत्री जी ये सब बात करेंगी, जो कि हम पहले भी कई बजट्स में हम देखते आ रहे हैं एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी या प्रोमिनेंस होती है। लेकिन इस बार तो सारा बजट ही हो गया और मैं ढूंढता रहा कि भाई कहां पर एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। और भी देखिए, अभी मैं जब आपसे हुक होने से पहले चैनल पर तो किसी अखबार ने मुझे फोन किया तो उन्होंने कहा जी आप 10 में से कितने नंबर देंगे। तो मैंने कहा 10 में से कितने नंबर देंगे, अब मैं आपको नंबर तो नहीं बताऊंगा मैंने कितना कहा। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम छाप नहीं सकते। मैंने कहा ये आपकी मजबूरी होगी, लेकिन मैं नंबर कहां से दूं, मुझे कुछ तो बता दीजिए, मैं कोई नंबर दे दूं उसके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये
डबलिंग द फार्मर इनकम का ये साल था 2022, और सबकी अपेक्षा थी कि कम से कम वित्त मंत्री बताएंगी हमें कि चलो अभी नहीं तो मैं साल का अभी कई महीने पड़े हैं, हम आपको बाद में बताएंगे कब तक डबल हुई है या हो जाएगी या नहीं होगी, तो अगले 2 साल में 3 साल में, या जैसा आपने कहा कि 25 साल का प्रोग्राम शायद हो, वो भी हो सकता है। जो भी है बताते तो सही ना कि भी कहां पर हम हैं। अभी हम एक बहुत बड़े एक आंदोलन से निकले हैं, सबके मेमोरी में वो फ्रेश है जो आंदोलन है, उसमें जो इतनी बड़ी चर्चा देश में प्रायोरिटी पे हुई थी एग्रीकल्चर की, उसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई है, कहीं बात ही नहीं हुई बजट के अंदर। और अभी जो एक बड़ा, कई लोगों ने मुझे कहा, पूछा कि भाई उन्होंने एमएसपी के ऊपर 2.37 लाख करोड़ रुपए का घोषणा की है, तो वो तो इट्स अ बूस्टर डोज फॉर एग्रीकल्चर। ये तो वही बात हुई ना कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। पिछले साल जो बजट था, पिछले साल जो टोटल खर्चा हुआ है वो 2.42 लाख करोड़ रुपए का हुआ है एमएसपी के ऊपर, और इस साल घट होकर 2% कम होकर वो 2.37 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन मैं जो हेडलाइन देख रहा हूं ट्विटर पे वो आ रही है कि साहब बूस्टर डोज फॉर एग्रीकल्चर फॉर फार्मर्स। जो बात किसान कह रहे थे कि 23 की 23 फसलों पे लीगल सैंक्टिटी हो, वो कहीं बात नहीं हुई। ऑयल सीड्स को बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन कहीं उसका रोड मैप नहीं है। ऑयल सीड तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने पहले ही जो पाम ऑयल पे ज्यादा फोकस करने का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, कर दिया गया है, और उसके अलावा कहां किसानों को उसमें सपोर्ट मिलेगी। अगर हम 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पे अगर बजट देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ऑयल सीड के लिए तो कोई कहीं पैसा उसमें रह ही नहीं गया है, वो तो वीट और पैडी ही सारा समाप्त हो जाएगा उसके अंतर्गत। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी जैसा आप जो चर्चा कर रहे हैं और जो आप ठीक कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए जो कहा गया कि जो खेती है, पारंपरिक खेती जो है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा या नॉन केमिकल फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था, और जब जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हम नॉन केमिकल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने कह दिया तो आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक नोटिफिकेशन सब यूनिवर्सिटीज को जारी कर दी है कि आप अपना करिकुलम बदलिए। लेकिन जो आपने कहा ना बिल्कुल कि बजट का प्रोविजन कहां पर है, अभी हालांकि इसमें थोड़ा सा कहीं मेंशन है बजट में कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो नबार्ड से कहा गया कि आप फोकस करिए उसके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नबार्ड का दायित्व होगा या वो कर पाएंगे। आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्लियर कट बजट की एलोकेशन होगी रिसर्च के लिए, क्योंकि तकरीबन आईसीआर के पास 8,000 करोड़ रुपए का एनुअल बजट होता है और उसमें बढ़ोतरी की बहुत जरूरी है, गुंजाइश है। और आपने ये भी ठीक कहा कि यूनिवर्सिटीज में बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपना वो खर्चा चला रही हैं। इतना ये संकट है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के पास फार्म के लिए लैंड होता है रिसर्च के लिए, तो उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज ने अपनी जमीन आस्ते आस्ते करके बेची है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा चला सके। तो मतलब कहने का कि ये जो चीजें हैं जो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं इस बजट में क्या हम एक देश का जो भविष्य है 25 साल का, उसकी तरफ ही हम आगे सोचना शुरू कर दें। और अभी फिलहाल जो है आई थिंक जो पेंडेमिक से जो क्राइसिस जो बिल्डअप हुआ है एग्रीकल्चर का, हालांकि एग्रीकल्चर इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द इकोनॉमी, उस पर जो फोकस आना चाहिए था वो तो कहीं नजर। अच्छी कही है कि भाई किसानों की किसान सम्मान बात है। आपने जो कहा कि इतना बड़ा एग्रीकल्चर पर आंदोलन चला, खेती को लेकर, खेती के इतने सारे सवालों पर चर्चा हुई, बजट में वो कहीं परिलक्षित ही नहीं होती है, कहीं कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि खेती को लेकर सरकार अगर राजनीतिक रूप से ना सही, किसानों से अभी तक बात तो की नहीं अपना कानून का फैसला वापस लेने के बाद, लेकिन कम से कम बजट के जरिए तो उन पर बात होनी चाहिए थी। और मुझे बार बार ये बात स्ट्राइक कर रही है प्रवीण झा की कि बजट का डिवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है। पहले रेल बजट खत्म कर दिया गया, अब पता नहीं चल रहा है कि वो बुलेट ट्रेन जो आने वाली थी वो आएगी कि नहीं आएगी, कहां है, कहां अटकी पड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। अब 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस लगा दिया गया कि ये आने वाला 1-2 लाइन के बाद रेल बजट समाप्त। 1-2 लाइन के बाद जब हम पूरे रेल बजट के बारे में, भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टर के बारे में, लेकिन जब रेल बजट को खत्म किया गया तब कितनी वाहवाहियां की गई, लेकिन वो बजट में ही खत्म होते होते रेल बजट 1 लाइन 2 लाइन 1 पैराग्राफ में सिमट कर रह गया है। और अब जो हाल रेल बजट का हुआ है वो हाल अब इस आम बजट का होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भाषण था, बजट का जो भाषण था, उसमें वो सारी चीजें विस्तार से नजर ही नहीं आई जो सुनने के लिए लोग बेचैन थे।
रोजगार के सवाल को भी इसी तरह से 60 लाख बताकर किनारे कर लिया गया। टेक्सटाइल सेक्टर की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की गरीबी बढ़ी है, उनमें टैक्स देने की क्षमता भी कम हुई है। बहुत सारे लोग 5 लाख से ऊपर आते तो वो संख्या बढ़ती, लेकिन उनकी कमाई 5 लाख वालों के नीचे ही चली गई है। पर ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो बजट है, क्या आपको लग रहा है कि आम लोगों के पास पैसा पहुंचाने, उसे आर्थिक शक्ति देने के लिए कोई कहीं से ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है? प्रवीण जी। बिल्कुल नहीं। अगर इस चीज को आप देखें तो मैं बजट पेश होने के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है। मसलन नरेगा का आप देखिए, बजट नॉमिनल टर्म्स में वही है जहां वो पिछले वर्ष था। जो एलोकेशन है उसका वो उतना ही है। तो जो भी इस तरह की चीजें, जो कंक्रीट चीजें आप सोच सकते हैं जिससे कि लोगों को फायदा हो। पैंडेमिक के समय तो बहुत लोगों ने कहा कि आप कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है कुछ अवधि के लिए कर दीजिए। खैर अब तो उसकी बात भी नहीं हो रही है, वो किया भी नहीं गया। और अब तो वैसे भी कहा जा रहा है कि हम तो पैंडेमिक से उबर ही गए हैं। तो जब उबर गए हैं तो क्या करने की जरूरत है? कृषि के लिए जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि जो एमएसपी के लिए भी जो प्रावधान है उसमें थोड़ी कटौती हुई है। तो जो भी इस तरीके के, जिनको आप कहते हैं ना कि आम महिला, आम जन से जुड़ी हुई जो चीजें हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई कॉन्क्रीट तौर तरीका, एलोकेशन वो नहीं बताया गया है। घोषणाएं की गई हैं, मसलन 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब उसका क्या मतलब है, कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन जो भी कॉन्क्रीट चीजें हो सकती थी या सोचा जा सकता था जिनके बारे में, वो सब हाशिए पे हैं। कर क्या रहे हैं? बैंक्स का जहां तक हमने देखा, एक छोटी सी जो बात बजट में कही गई, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं कि डिजिटल बैंक्स होंगे। क्या होगा रोजगार का? फिर कहां जाएंगे लोग? आपने रेलवे के बारे में बताया। इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं, वाली बात है प्रवीण जी, आप देखेंगे तो 2015 के बजट में भी ये बात बताई गई है। ये 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस को की भूमिका बदलने की बात 2015 के बजट डॉक्यूमेंट में भी इसकी बात या किसी बजट में पहले बताई जा चुकी है। ये इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला जो है वो पहले से योजना पेश की गई है। अब उसका पैकेट और रैपर बदल दिया गया है कि ताकि ये कुछ लगे। लेकिन चिंता की बात ये है कि इसमें कोई टैक्स पेयर के हिसाब से, पेंशन वाले जो हैं उसके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से देख लें तो कुछ नजर नहीं आता है। और ये ज्यादा डराने वाली बात है। डराने वाली बात मुझे इसलिए लग रही है, हम ब्रेक में जा रहे हैं इसलिए समअप कर रहा हूं, फिर लौट कर आएंगे तो आगे कुछ सवालों के साथ आपसे पूछेंगे कि लगता है कि सरकार के पास सारी संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। इसीलिए हेडलाइन की जो डेडलाइन है वो 25 साल शिफ्ट कर दी गई है कि ये 25 साल का विजन है। उस 25 साल के विजन में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी का ले लीजिए या एजुकेशन का ले लीजिए या फिर नौकरियों का ले लीजिए या फिर सरकारी सिस्टम में किस तरह का बदलाव करने जा रहे हैं, ये इसका कुछ बदल नहीं। ई प्रॉपर्टी आप शुरू कर रहे हैं। अब ये पता नहीं ये इसके जरिए कौन सी कंपनी अब इसके पीछे आएगी, कौन सी टेक कंपनी को ठेका मिलेगा। इनकम टैक्स के समय आपने देख ही लिया था कि क्या हाल हुआ था। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि अमृतकाल चल रहा है और रोजगार, पढ़ाई, इन सब की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अमृतकाल चल रहा है तो जहां कहीं इस काल में अमृत मिल रहा है लेके पीते रहिए और ब्रेक लेते रहिए। और अभी एक जानकारी देवेंद्र जी के शायद काम आ सकती है। सूचक ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके बजट में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं है। पिछले साल 8,513 करोड़ रुपया था इसके बजट के बारे में। हमारा सवाल वेणु ये है कि जीएसटी को लेकर बहुत दावे किए जा रहे हैं कि इस साल 1,40,000 करोड़ जीएसटी आया है और कई तिमाही में, कई महीने से जीएसटी जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उसकी उगाही हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार जीएसटी के आंकड़ों के जरिए अपनी कामयाबी का प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने चुनौती दी, जो
नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं उनके दावे को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि इस जीएसटी ने कितना भला किया है पूरे सरकार के बजट को। अगर इतनी ताकत मिल रही है तो फिर वो कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें? देखिए रमेश, जीएसटी का मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। वो इसकी जो जितना ये ढंडोरा पीट रहे हैं उसको एक पर्सपेक्टिव में आपको डालेगा। जीएसटी जब इन्होंने शुरू करा था जुलाई 2017 में, तब इनका दावा ये था कि हर साल जीएसटी, उस साल तो मेरे ख्याल 90,000 करोड़ हर महीने जीएसटी कलेक्शन का बजटिंग था, और इनका दावा था कि ये 90 या 95,000 करोड़, और ये हर साल कम से कम 12-13% बढ़ेगा। और अगर हर साल उस दावे के हिसाब से अगर बढ़ता 13-14%, तो अभी 5 साल हो गए पूरा 2017 और अभी आप देखें तो इसको डबल होना चाहिए था आज की तारीख में। एक डबल ही तो कम से कम 60-70% इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अगर वो आप हिसाब लगाते तो आज जीएसटी आज कम से कम 1,60,000 करोड़ महीने का होना चाहिए था। उस वक्त 95,000 करोड़ से शुरू हुआ था, तो ये हर साल उसमें 13-14% की बढ़ोतरी बता रहे थे होगा। और अगर वो आप 13-14% को अगर आप 5 साल अगर जोड़ते जाएं तो आपको 1,60,000-1,70,000 करोड़ जीएसटी आज की तारीख में महीने में होना चाहिए था। मगर अभी पिछले कुछ महीनों में एवरेज देखें अगर इस वित्तीय साल का, तो आपको 1,00,000 मेरे ख्याल 20-22,000 करोड़ एवरेज मिलेगा। हालांकि निर्मला जी ने 1,40,000 सिर्फ जनवरी का आंकड़ा बताया। तो मेरा ये कहना है कि जीएसटी में अगर आप इनके जो पहले टारगेट के हिसाब से देखें तो कोई ज्यादा खास सक्सेस नहीं है। अभी थोड़ी जीएसटी में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है रवीश, क्योंकि जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो थोड़ा सा उसमें कॉर्पोरेट जो बैलेंस शीट, जो कॉर्पोरेट जो उत्पादन थोड़ा सा उसमें रिकवरी हुई है। और दूसरा, पिछले साल इन्होंने जो आईटी जो सिस्टम जीएसटी का 3-4 साल तो ये आईटी सिस्टम को ठीक करने में लगे रहे। अब पिछले मेरे ख्याल अक्टूबर-नवंबर में आईटी सिस्टम जीएसटी का थोड़ा सुधरा है और थोड़ा सा पुख्ता हुआ है। उस वजह से भी थोड़ा सा जीएसटी कलेक्शन ज्यादा दिख रहा है। पर मैं अभी कहूंगा कि जीएसटी ज्यादातर रवीश जो टॉप 2,000 कंपनियां 3,000 वही देती हैं। छोटे लोग तो बेचारे जीएसटी के मारे हुए हैं और उनको जीएसटी से ज्यादा खर्चा ही बढ़ रहा है उनका। रवि, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं इनकम टैक्स के बारे में। बार बार वित्त मंत्री चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले यूपी गई थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 6 करोड़ नए टैक्स पेयर हैं, टैक्स देने लगे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर है उस पर किस तरह का भार पड़ा है। आप जो देख रहे हैं, उससे जो महसूस कर रहे हैं, कमाने वाले जो नौकरी जो फॉर्मल इकोनॉमी में है उसके टैक्स के असेसमेंट के दौरान किस तरह का स्ट्रेस, दबाव, तनाव में आप उसे पा रहे हैं? रवि जी, प्रश्न थोड़ा साफ मुझे नहीं हो पाया था। अगर एक बार आप दोबारा इस प्रश्न को दोहरा सके तो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है कि सरकार ने इनकम टैक्स देने वालों को बहुत राहत नहीं दी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इन 2 सालों में और उसके पहले सालों में उसकी जो कमाई बढ़ने की दर है, उन सब की स्थिति को देखते हुए वो किस स्थिति में है? जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम घटती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, या उसकी इनकम में वृद्धि भी हो रही है टैक्स के साथ साथ? तो ये अगर ये बड़ा एक बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग पहलू उठाया है। आज अगर आप हमारे अधिकतम टैक्स रेट को देखें, जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल टैक्स जिसे हम कहते हैं, तो आज करीब हम 43% टैक्स टच कर चुके हैं एक इंडिविजुअल के लिए। 42.74%, ये हमारा मैक्सिमम टैक्स रेट है। अगर आप इस टैक्स रेट को एक किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ मिलाकर देखें तो आपको तकरीबन यही रेट वहां भी पाया जाएगा। लेकिन उस रेट, उस टैक्स के बदले में जो सुविधाएं आपकी चिकित्सा, आपका अस्पताल का खर्चा सरकार की तरफ से होता है, शिक्षा
का खर्चा सरकार की तरफ से होता है। और अगर आप उस शिक्षा का दर देखें तो हमारे शिक्षा के दरों से कहीं ही ज्यादा आपको वो एडवांस मिलेगा। तो एक तो होता है टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा होता है उस टैक्स को वापस ऐसी जगह लगाना जिससे उस मध्यम वर्गीय का फायदा हो सके जिन्होंने इस टैक्स कलेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो पिछले 3 से 4 सालों में टैक्स के स्लैब तो बरकरार रखे गए हैं, लेकिन जो चीजें धीरे धीरे आती गई हैं वो है सरचार्ज। वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज है। और इस तरीके से जैसे अब आगे बढ़ते जाए तो सरचार्ज की दरें बहुत बढ़ती जाती हैं। और जो 15 लाख या 10 लाख से कम आय जिनकी है उनके लिए कोई रियायत नहीं दी गई है। तो आपने एक तरफ तो ऊपर तो टैक्स रेट बढ़ा दिया जो कि एक इक्वलाइजेशन के लिए एक उचित कदम है, लेकिन उसके साथ साथ जो निचली वर्गीय वर्ग है जिनको आपको एक रियायत देनी चाहिए थी टैक्स के रूप में, वो आज भी उसी तरीके से बरकरार है। तो आपने तो कहीं लिया और वापस दिया कुछ नहीं, तो वो बैलेंस हम आज भी नहीं बना पा रहे। और ना ही आपको साथ साथ उस पैसे का सही इस्तेमाल शिक्षा और अस्पताल के रूप में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों ने अलग अलग तरीके से आय का जरिया में लोगों के पास आ रहा है, चाहे वो स्टार्टअप आप देख लो या आप डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब एक नया टैक्स लाके आपने क्रिप्टो करेंसी को भी टैक्स के दायरे में ले आए हैं, लेकिन उससे कितनी कमाई होगी सरकार की और उसमें से कितना पैसा वापस एक मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर को दिया जा सकता है, उसके बारे में अभी भी एटलीस्ट स्पीच से तो क्लैरिटी नहीं है। तो अब ये वेट करना पड़ेगा कि जो फाइन प्रिंट है उसमें अगर इसके बारे में कुछ डिटेल है। पर कुल मिलाकर टैक्स की दरें बढ़ती ही गई है पिछले 3 से 4 सालों में, और उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय रोजगार इंसान को उसके साथ साथ कोई रियायत नहीं दी गई है। तो वो एक इम्बैलेंस सा बनता जाता है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक दूरदर्शी बजट है, इतना दूर चला गया है कि दर्शन ही नहीं होने वाला है। 25 साल का विजन, ऐसा बजट तो आया नहीं कभी कि 25 साल का विजन लेकर आया हो। जो पिछले 7 साल 8 साल 10वां बजट है, उन 10 सालों में कौन सा विजन पूरा हुआ, कौन सा टारगेट पूरा हुआ, इन सब का कोई एक मुकम्मल विश्लेषण हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। संसद में दिए गए जवाबों को जब आप पढ़ेंगे तो एक जवाब में कुछ, एक जवाब में कुछ, एक सदन के जवाब में कुछ और, दूसरे सदन के जवाब में कुछ और, इतना सारा अंतर और आधा अधूरापन मिलता है कि पता चल रहा है कि आपको पता ना चले, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और सिस्टम की जो पारदर्शिता या जवाबदेही दिनों दिन भोथरी होती चली जा रही है, आपकी पहुंच से दूर होती चली जा रही है। एक चीज जो आप देखेंगे यहां पर, जो कांग्रेस ने अभी आलोचना की है बजट की, विपक्ष की तरफ से आलोचना हो रही है। बहुत से लोग ट्विटर पर बजट के अलग अलग आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं कि किस तरह से जब महामारी आई तो उस साल मनरेगा का बजट बढ़ाया गया, लेकिन धीरे धीरे मनरेगा के बजट में ही कमी आती चली गई है। तो इस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग निष्क्रिय रूप से सरकार ने कह दिया कि अमृत काल है तो धूप दीप अगरबत्ती जलाकर बैठ गए कि अमृत काल आ गया है, अब अमृत की वर्षा होगी और सब अजर अमर हो जाएंगे इस बजट से, जिसमें उनके ही भविष्य का कुछ पता नहीं है। तो जी आप कुछ कह रहे थे रवीश। मनरेगा में मैं एक आंकड़ा देता हूं। पिछले इस साल चालू वर्ष में 98,000 करोड़ 98,000 करोड़ का बजट था, जो अभी अगले साल के बजट में उसको वो गिर के 73,000 करोड़ हो चुका है। ये बहुत बड़ी गिरावट है मनरेगा में। ये किस बेसिस पे गिरावट है पता नहीं, क्योंकि डिमांड तो ये तो लीगल गारंटी है, तो डिमांड नीचे से आता है, तो मनरेगा लॉ के मुताबिक तो जो डिमांड आता है उसको तो करना ही पड़ेगा। तो या सरकार ये कहना चाहती है कि डिमांड कम हो गया है, इसका मतलब खुशहाली हो गई है कि इतना मनरेगा में एलोकेशन कम हुआ है। और दूसरी बात रवीश, मैं एक मोटी बात में रखना चाहता हूं, जो देवेंद्र शर्मा जी भी यहां पर है। 5 ट्रिलियन जो जीडीपी का जो इन्होंने दावा किया था 2024 तक, अगर ये किसान की आमदनी वाकई दुगनी कर देते असली में,
तो ये 5 ट्रिलियन ये इसका पूरा ये वायदा पूरा हो जाता है ये 2024 तक। अब किसानों की जो आय दुगनी नहीं होगी तो ये 5 ट्रिलियन मेरे हिसाब से 2027-28 तक इसका पूरा नहीं होगा। रवीश, एक बात मैं कहूँ, मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूं प्रवीण जी। प्रवीण जी, एक डेटा मैं भी दे रहा हूं, आपकी वो जानकारी सही है कि अनब्लेंडेड जो पेट्रोल है उसके एक्साइज ड्यूटी में 2% वृद्धि कर दिया गया है उसमें। अच्छा, एक और जानकारी ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन का जो बजट था पेंडेमिक ईयर में 21-22 में वो 37,130 करोड़ का था, लेकिन रिवाइज्ड बजट में 34,947 करोड़ का हो गया, यानी 3,000 करोड़ का बजट। इस वक्त जब लोग दवाई के लिए, अस्पताल के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे और उनके अपने मर गए, कहीं इलाज नहीं मिला, कहीं डॉक्टर नहीं मिला। मैं जिस जिले से ये कार्यक्रम कर रहा हूं उस जिले के सरकारी अस्पतालों में कई महत्वपूर्ण विभागों के डॉक्टर हाल तक नहीं थे, हमने कार्यक्रम में भी दिखाया था। और एक और चीज है कि आप देखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए 2021-22 के बजट में 13,408 करोड़ रुपया इसका ऐलान हुआ था प्रावधान, जो रिवाइज्ड हुआ तो 8,889 करोड़ हो गया, और 22-23 के बजट में कोई राशि ही नहीं लिखी हुई है। तो इस तरह का बजट है। अगर इस पर बात करनी है तो सबसे अच्छा है कि वही अमृत काल वाले करके अपना टाइम निकाल लिया जाए, नहीं तो इतनी चतुराइयां हैं इस बजट में कि इसको समझने के लिए, इसकी बाजीगरी को समझने के लिए आपकी तरफ प्रोफेसर होना पड़ेगा, फिर ये पत्रकार से नहीं चल सकता जी। नहीं, आप इतनी गहराई में जाते हैं कि आप बहुत आसानी से मुझे रिप्लेस कर सकते हैं प्रोफेसर के काम में। खैर, जो वेणु कह रहे थे ना कि वो जो नरेगा का बजट जो है वो एक्चुअली बजट एलोकेशन जो था वो 72,000 करोड़ था। रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो तकरीबन 98,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। चूंकि मांग जो है उस समय में पैंडेमिक को देखते हुए इतनी बड़ी थी कि उसको बढ़ाना पड़ा इनको, लेकिन इसको वो वापस ले आए हैं वो बजट एलोकेशन के मापदंड पे ही, जो पिछले साल का था। तो ये है 73,000 करोड़। हाँ, वही जो था 72-73, वही अभी आपका 72-73 है। अच्छा, आपने पहले एक सवाल पूछा था कि जीएसटी में जो ये हो रहा है, देखिए जीएसटी एक उगाही भी है, और आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, आप चाहे नमक का कंजम्पशन करें, चाहे कोई भी आपकी बहुत मूलभूत जो जरूरतें हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, वो भी तो टैक्स देंगे ही देंगे ना। इसी देखिए कुछ दो इंप्रूवमेंट्स हुए प्रोसेसेस में, जो वेणु बता रहे थे, उससे थोड़ा जो टैक्स कलेक्शन जो है जो भी बढ़ा, जो अपेक्षा थी उससे कम है। लेकिन इसको आपको, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जिसको कहते थे ना कि फोर्स्ड अप्रोप्रिएशन, तो जीएसटी को आपको उस तरीके से भी देखना पड़ेगा। बहुत छोटी यूनिट्स हैं, जान पे बनी हुई है उनकी, लेकिन उनको देना ही देना पड़ेगा। जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस अनाउंस कर दिए हैं उसमें भी आपने देखा किस तरीके से बहुत सवाल उठते रहते हैं। तो ये भी एक पक्ष है जिसको गंभीरता से एनालाइज करने की, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि किस मद में कहां से ये बढ़ोतरी हो रही है। जो सबसे आसान उनके लिए जो चीज है वो कर उगाहने का, हम सभी लोग जानते हैं, वो तो स्पष्ट है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इनके लिए वो क्या कहा जाए, वो मतलब दुनिया में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां पे इतना ज्यादा कॉस्ट के ऊपर जो है सरकार लगाती होगी अपना जो उगाने का तौर तरीका। 100% सॉरी क्या कहा आपने प्रवीण जी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 100% टैक्स से ज्यादा टैक्स है कॉस्ट। जी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये इसको लग्जरी गुड बना दिया है पेट्रोल डीजल को, जबकि एसयूवी पे भी इतना 100% से ज्यादा टैक्स नहीं है। जो अमीर आदमी जो चलाता है जो गाड़ी, उस पे भी नहीं है। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये तो ऐसा है कि आप उसके ऊपर जो है क्या कहा जाए कि इस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि ये तो हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो गया, सबसे आसान तरीका हो गया,
हम किसी और जो टैक्स की व्यवस्था है उसके बारे में सोचेंगे नहीं और यहां से उगाते रहेंगे, जनता पे जो भी असर हो, जिसकी आप चर्चा बार बार कर रहे हैं। मैं तो रवीश, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने अपने प्रोग्राम में कई बार ये दिखाया कि लोग मोटरसाइकिल, छोटे शहरों में आपने उनका इंटरव्यू किया है, मोटरसाइकिल लेके जब पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं तो उन्होंने क्या क्या कहा है आपसे, वो आपको दर्शाएगा कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस का लोगों पे क्या असर है। लोगों ने ये कहा है कि अब तो अभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि 95 रुपए लीटर और कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। और पता नहीं 10 मार्च के बाद जब यूपी का ये सब खत्म होगा, सारे दंगे वगैरह याद दिला दिए जाएंगे, तब लोग याद करने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे कि हाँ अब पेट्रोल का दाम 100 रुपया और उससे भी ज्यादा हो गया है। इतनी बुरी स्थिति होती चली जा रही है। पर एक चीज जानना चाहता हूं देवेंद्र जी से, यहां खेती को मैं लाना चाहता हूं। ये जो खेती में स्टार्टअप की बात की गई है, एक समय नीम कोटेड यूरिया की बात हुआ करती थी, खाद को लेकर देखिए तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में किसानों को अभी भी तस्वीरें आ जाती हैं बिहार से तो कि वो लाइनों में लगे हैं, लाठियां चल रही हैं, धक्का मुक्की हो रही है और खाद नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ खाद ब्लैक भी हो रहा है। तो ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री को ये पता है या नहीं कि खाद की इतनी कालाबाजारी चल रही है और वो कालाबाजारी किस सिस्टम से, किस तरह के पॉलिटिकल लोगों के पास पहुंच रहा है, ये जरूर पता होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर की जो स्थिति है, क्या सचमुच सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था इस बार कि स्टार्टअप एक नया जुमला दे दिया गया, रिसर्च एक नया जुमला दे दिया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जुमला दे दिया गया और इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आया इसमें? देखिए बहुत से लोग मुझे मैं देवेंद्र जी से एक और सवाल रवीश जी मैं जोड़ना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले बजट में देवेंद्र जी, इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये कहा कि उनकी जमीन में सोलर वो लगाया जाएगा, पावर यूनिट, जिसका उनको फायदा होगा। आप हमें बताएं कि उसका क्या, उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अभी कुछ लोग मुझे रवीश जी लिख रहे हैं कि किसानों की अनदेखी शायद इसलिए की गई कि भाई इतना लंबा जो आंदोलन हुआ उसके करके सरकार को मजबूर होके जो लॉज को रिपील करना पड़ा, शायद उसके ये रेट्रीब्यूशन में ये किया गया है। लोग लिख रहे हैं, लोगों का विचार ये है जो उनको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है, जैसे आपने कहा कि भाई जो फोकस था इनकम से, जैसा कि पहले वेणु जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमने एग्रीकल्चर में इनकम हम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली देश की जो इनकम है, देश की इकोनॉमी जो है वो इतना ग्रोथ उसमें होता है कि शायद जो हम जिस ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं उससे वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरा अपना मानना भी है, क्योंकि आफ्टरऑल 50% पॉपुलेशन के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो मार्केट में ही आएगा और उससे डिमांड जो है वो बूस्टर डोज नहीं, वो रॉकेट डोज होगी। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, पर पता नहीं इन चीजों पे क्यों फोकस नहीं किया जाता। अब भी इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया कि डिमांड साइड पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सप्लाई साइड पे फोकस करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं हमारी सोच में आ गया है कि हमें इन सेक्टर्स को इग्नोर करना है। और ऐसे समय पे जब कई स्टेट गवर्नमेंट जो है, आपने तमिलनाडु की बात की थी, तमिलनाडु ने एक सेपरेट बजट एग्रीकल्चर का लेकर आए हैं इस साल, और कोशिश हो रही है कई स्टेट गवर्नमेंट्स की कि वो सेपरेट बजट एग्रीकल्चर में लेकर आए। और यहां भी प्रयास था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कहा जा रहा था कि आपको भी एक सेपरेट बजट एग्रीकल्चर पे लाना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल 50% पॉपुलेशन तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। लेकिन यहां तो एग्रीकल्चर एक हाशिए पे ले आए हैं। अब लगता है कि वो आने वाले सालों में, जैसे आपने कहा, शायद वो आगे लुप्त ही हो जाएगा। ये जो फोकस है ड्रोन्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर और स्टार्टअप्स और एफपीओ के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पीछे एक इंडस्ट्री है, इसके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो उसके लिए सारा फोकस जो सरकार का है वो ऑब्वियसली उसके ऊपर होना ही है। टैक्स कंसेशन से लेकर हमें ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में जो इनकम बढ़ेगी तो वो ये स्टार्टअप्स और एफपीओ के आने के बाद बढ़ेगी। अब जितने एफपीओज आज एग्जिस्ट करते हैं रवीश जी, तकरीबन 7000 के आसपास 2019 तक का आंकड़ा है हमारे पास, और सरकार ने कहा है नाबार्ड को कि आप 10,000 एफपीओ और बनाएं, वो बन रहे हैं। उसमें से इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल की, बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, कमीशन एजेंट्स थे या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपने ही एफपीओ फ्लोट कर दिए हैं, और ये भी क्योंकि दिख रहा है उनको कि यहाँ पर एक रिसोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक भी एफपीओ में
देश में नहीं जानता था जब मैंने इस पर सर्च शुरू किया, जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीद करता हो। अल्टीमेटली हमें कुछ एफपीओ मिले हैं जो ऑर्गेनिक क्षेत्र के हैं, जो किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। बल्कि एक मुझे एफपीओ मिला है, वो केरला में है, उसका नाम है टैपको, और वो जो एफपीओ है वो ट्रेडिशनल राइसेस को एनकरेज करता है। आज उसका तकरीबन 60 लाख का टर्नओवर है, और वो एफपीओ जो है किसानों को एमएसपी प्लस 50% जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है वो भी दे पा रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि जितने भी स्टार्टअप्स और एफपीओज हैं उनको देश में तभी उनका फायदा होगा किसानों को कि अगर वो एक अश्योर कर पाए कि हम किसानों को एमएसपी से नीचे दाम नहीं देंगे। कि क्राइसिस तो किसानों को इनकम नहीं मिलने का है ना, क्राइसिस तो ये है कि उनको डिप्राइव किया गया है जानबूझकर कि वी हैव केप्ट देयर इनकम लो। अगर ये नया जो मूवमेंट आ रहा है एफपीओज का और स्टार्टअप्स का, अगर हम उसको भी ये इशू एड्रेस करने नहीं देते या वो नहीं करना चाहता है, वही उसी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम पे चलना चाहता है जहां पर कि जो सप्लाई डिमांड या हम कहते हैं कि जो सप्लाई चेन है उसको हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव है प्राइसेस देने के लिए। तो मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा है और कई जगह और भी कहा है रवीश जी कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस फ्री मार्केट के सिस्टम से किसान की आय बड़ी हो, और वहां पर सब जगह आज ये डिमांड हो रही है कि भाई एक गारंटेड इनकम मिले। और यही डिमांड भारत के किसानों ने एक साल जो प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, उसकी भी मुख्य डिमांड ये थी कि किसानों को एक गारंटेड इनकम मिले। असली रिफॉर्म ये है कि जो हम पिछले त्रुटियां देख रहे हैं सारे उस मार्केट रिफॉर्म्स को, उसको ठीक करने के लिए होना चाहिए था। रिफॉर्म इज ऑलवेज एन इंप्रूवमेंट, तो वो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी कि हम एक गारंटेड इनकम कैसे लेके आए। तो मुझे लगता है कि एफपीओज और जो आपने कहा स्टार्टअप्स का, उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्योंकि स्टार्टअप्स और एफपीओज का जो रोल देखें अभी हम, तो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कमीशन एजेंट्स। आरटीए में उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं जो स्टार्टअप्स हैं, और एफपीओज जो हैं वो एग्रीगेट कर रहे हैं। लेकिन एग्रीगेट में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम सोचते हैं कि एग्रीगेट करने से बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी किसान की, लेकिन उल्टा भी होता है। उल्टा ये होता है कि जैसे जो इनपुट सप्लायर्स हैं उनका जो एक सप्लाई चेन में 40% के आसपास जो रिटेल को जाता है, जो कमीशन उनका या उनको देनी पड़ती है मार्जिन, वो अब कम हो गया है, क्योंकि वो जाते हैं एक ग्रुप के पास, ग्रुप कहता है कि मैं 20% आप मुझे सस्ता दे दीजिए, एवरेज जो मैं देख रहा हूं, तो 20% फायदा उसको सप्लाई चेन में जो इनपुट सप्लायर है उसको भी हो जाता है। ये भी बार्गेनिंग पावर का खेल है। लेकिन एनीवे जो इशू है सबसे बड़ा रवीश जी, वो ये है कि किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी। आपने बात कही थी शुरू में कि जो किसान निधि की आपने बात की थी, जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को मिलता है, जो 2018 से शुरू हुआ है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब लोग सोच रहे थे कि भाई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बजट में टैक्स का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो अच्छा है, कंफर्टेबल है, तो कम से कम यहां पर किसानों की मदद होगी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12,000 रुपए जो है वो किसानों को मिल जाएगा, 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा, और लैंडलेस किसानों को कम से कम 6,000 की शुरुआत की जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले सितंबर 2019 में, मेरे साथ परवीन जी भी इस बात से एग्री करेंगे, शायद मैं आप सबकी नजर में लाना चाहता हूं कि 2019 सितंबर में 1.45 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कंसेशन दिया गया था टैक्स कॉर्पोरेट्स को। उस समय भी बहुत जो दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट ने कहा था इससे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती है, ये पैसा बचाकर ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडर्स। ये अमेरिका का एक्सपीरियंस था, यूरोप का एक्सपीरियंस था। अभी एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी आई है पिछले साल, वो ये साफ कहती है कि उन्होंने 50 साल जो दुनिया के 18 देशों में जो टैक्स कंसेशन दिए कॉर्पोरेट्स को, उन्होंने स्टडी किया, और उसमें रोनाल्ड रीगन के टाइम से उन्होंने स्टडी किया है, और पाया किसी देश में सिवाय कॉर्पोरेट्स को उससे फायदा हुआ है, उनकी इनकम बढ़ी है, और किसी को फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टडीज के ऊपर हमें और देवेंद्र जी यहाँ पे जी मैं इसलिए कह रहा था देवेंद्र जी यहाँ पे शुभांगी ने एक डेटा निकाल कर दिया है जी, एक डेटा आपके ही काम का है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी चर्चा में लाएं कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा, ये भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में थी उसके समानांतर केंद्र में इसको लागू किया गया था। तो 21-22 के बजट में 400 करोड़ रुपए दिए गए थे। सिर्फ जो रिवाइज्ड बजट है उसमें 1 करोड़ रुपया दिया गया है इसमें। और इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो पेंशन है उसमें 21-22 के बजट में 50 करोड़ था, जब रिवाइज्ड हुआ तो 50 लाख कर दिया गया है। इस बार के बजट में 100 करोड़ दिया गया है।
इतने बड़े किसानों की आबादी में 100 करोड़ का पेंशन, 50 लाख का पेंशन पिछले साल क्या ही बटा होगा? क्यों है ये इस तरह की कलाकारी और बाजीगरी, हम समझ नहीं पाते। तो इन आंकड़ों के साथ एक सवाल और जोड़ रहे हैं कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इस टाइप की चीज किसके हक में है ये? जी, ये मुझे बहुत साल पहले रवीश जी, ये कर्नाटका ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मेरे ख्याल से 15 साल या 20 साल के आसपास की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने एक डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स को शुरू किया था और उस समय ये कहा गया था कि इससे करप्शन हटेगी। जब भी कोई टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम सबसे पहले उसी पे हम बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन हटेगी और ये सब जितनी अनियमितताएं हैं ये खत्म हो जाएंगी। वो जो लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन की तो उसके बाद उसको भूमि नाम था उसका और उसको प्रमोट किया गया बाकी स्टेट्स में भी। लेकिन कर्नाटका का अगर आप एक्सपीरियंस देखें अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। वो ही लैंड रिकॉर्ड्स नाउ हैव बिकम सो इजी और कन्वीनियंट हो गए हैं जो लैंड ग्रैब करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका ने अपना लैंड एक्ट चेंज किया है, अमेंड किया है। उसके तहत अब कोई भी आदमी 200 एकड़ के ऊपर जमीन खरीद सकता है कर्नाटका के रूरल एरियाज में। तो वो उसके लिए बहुत सी प्रोसेस चल रहे हैं किसानों द्वारा भी, और ये जो डाटा है, डिजिटलाइज डाटा जो है वो उसमें काम में आ रहा है क्योंकि उनको मालूम है, बड़ा आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मतलब कहने का कि इसके हर चीज के दो पहलू होते हैं, बट समटाइम्स हर एक जो बेनिफिट होता है वो हम किसानों के सिर पे रखते हैं कि किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन हम ये नहीं बताते कि और उसको किससे फायदा होगा। आपने जो बाकी स्कीम्स की बात की है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि देखिए पिछले साल या सरकार ने कहा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम 110 करोड़ रुपए देंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इतना बड़ा इशू है, पंजाब अकेले में ही 110 करोड़ रुपए में कुछ ना हो, और ये हमें जानना है कि उसी के करके पानी का जो क्राइसिस है ग्राउंड वाटर का, उसी करके स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो सारा डेवलप हुआ है। पंजाब सरकार को अगर इतना ही कर दे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एमएसपी का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया हर साल पंजाब में आता है, वो कहा जाए कि ये पैसा आपको आएगा, आप इससे डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए, इतना कह दे तो उसी से एक बहुत अच्छा एक रास्ता निकल आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक स्पेस होगी कि वो उसको फिस्कल जो उनको सपोर्ट मिली है उसको यूज करके बाकी क्रॉप्स को वो उसी तरीके से एमएसपी दे पाए ताकि किसानों को शिफ्ट किया जाए। ये कुछ चीजें हैं जो जिन पे फोकस होना चाहिए, जो होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि पहले भी आपने भी कहा है कि भी इतना दूरदर्शी हो गया है बजट हमारा कि शायद अब ये चीजें दिखती नहीं है हमें कि एग्रीकल्चर में क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आज का देवेंद्र जी बजट उन भारतीयों के लिए है, आज का बजट उन भारतीयों के लिए है जो बहुत दूर देख सकते हैं, 25 किलोमीटर नहीं 25 साल आगे तक देख सकते हैं। ऐसे दूरदर्शी भारतीयों के लिए यह बजट पेश किया गया है और एक अजीब सा धार्मिक आवरण बना दिया जाता है कि अमृत काल चल रहा है। आर्थिक रूप से यहां लोगों का विषकाल चल रहा है, लेकिन उसमें कहा जा रहा अमृत काल चल रहा है। मतलब इतनी गंभीरता से अपनी इन सतही बातों को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और लोग उसे सीरियसली ले रहे हैं कि ये अमृत काल चल रहा है। पर किस चीज का अमृत काल चल रहा है? तमाम तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ बोलने में अगर आप रिकॉर्ड निकालना शुरू करें तो प्रधानमंत्री भी नहीं बचते हैं, गृह मंत्री भी नहीं बचते हैं, और चल रहा है अमृत काल। तो ये झूठ से, नफरत से, जहर भरे भाषणों से और कम कमाई, इतनी भयंकर गरीबी से ये चारों तरफ जो विष फैला हुआ है, इसमें अमृत काल कैसे चल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चला रहे हैं लोग, तो मैं ये जानना चाहता हूं, कई लोग कई तरह से सवाल। एक कृषि के संदर्भ में ही रवीश एक छोटी बात कहूं यहाँ पे कि क्या कहा जाता और वास्तविकता क्या है। ये वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि 16.3 मिलियन फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम प्रोक्योरमेंट। अब इसमें खेल क्या है? इसमें डबल काउंटिंग है। सिंगल फार्मर have been counted twice if she or he sells paddy and wheat. FCI का आंकड़ा जो 21-22 का है वो कहता है कि wheat procured from 4.9 million, paddy from 7.5 million farmers, total 12.4 million। तो देखिए एक तो 16.3 वहां हो रहा है, उसके अलावा इधर जो है ये आपको FCI से मिल रहा है 12.4, यानी कि 5% और 8% जो टोटल फार्मर्स हैं व्हीट और पैडी वाले। तो आप अगर इस तरीके की क्या कहा जाए, इसको तो कोई चतुराई भी नहीं कहा जा सकता है ना रवीश। आप सदन के पटल पे ये क्लेम करते हैं, ये आंकड़ा है, FCI से उसको जोड़ के देख लीजिए, मिला के देख लीजिए, इतना अंतर हो जाता है
तो कहीं कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या? प्रश्न ये उठता है। और एक दूसरे अजीब सा विषय चल पे रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से 14 सेक्टर में 60 लाख रोजगार आएंगे। बता चुका हूं जबकि कि 6,000 करोड़ का पैकेज दिया था 2016 में टेक्सटाइल में, और तब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल सेक्रेटरी रश्मि वर्मा कहती हैं कि 3 साल में 1 करोड़ रोजगार होगा। और 2021 में जब पूछा गया संसद में कि कितना आया, तो सरकार कहती है कि सरकार कभी भी रोजगार के टारगेट नहीं देती। इसके फिर 3 महीने बाद 1 सितंबर में जब ये योजना लॉन्च होती है, ये 10,000 करोड़ वाली, तो उसमें कहा गया कि 7.5 लाख करोड़, सिर्फ 7.5 लाख रोजगार होंगे। मतलब इस देश में, मैं तो गणित में बहुत कमजोर था, लेकिन इस देश में ठीक है, हिंदी प्रदेश में 40%, 30% लोग फेल हो जाते हैं, तो तब भी लेकिन जो लोग पास करते हैं उन्हें तो पूछना चाहिए था कि 6,000 करोड़ से अगर 1 करोड़ रोजगार पैदा हो रहा है तो 10,000 करोड़ से 7.5 लाख किस हिसाब से पैदा हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आया ये। लेकिन बहुत अच्छा है कि इस देश का मीडिया खत्म हो गया है, नहीं तो जनता रोज इस तरह की सच्चाई देखती तो वो डिप्रेशन में चली जाती कि वाकई में इतना सारा कुछ झूठ बोला जा रहा है, इतनी सारी गलतियां बोली जा रही हैं। तो एक तरह से गोदी मीडिया ने इस देश को डिप्रेशन में जाने से बचा कर रखा है कि आप भले ही भ्रम में रहें लेकिन खुश रहें कि अमृत काल चल रहा है। तो सॉरी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अभी अमृत काल चल रहा है। आप सब अपने अपनी जगहों पर सुरक्षित रहें, आप अजर अमर हो चुके हैं क्योंकि अमृत काल चल रहा है, हमारा भी अमृत काल चल रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं।